Hello guys, Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube चैनल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का दोहरा होने का अमल। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन में टोटल 9 स्टेप्स होती है और ये 9 स्टेप्स को हम आसानी से समझेंगे। आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट अगर आप करेंगे तो ये 9 की 9 स्टेप्स आपको आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? तो डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा अमल होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए अपने ही जैसे डीएनए साल में या मॉलिक्यूल्स तैयार करता हो, इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये एक डीएनए है और ये पैरेंटल डीएनए है। इस पैरेंटल डीएनए से न्यूली सिंथेसाइज डीएनए किस तरह से सिंथेसाइज होगा ये अपन देखेंगे। तो ये पैरेंटल डीएनए है और ये पैरेंटल डीएनए की ये वाई फॉर्क रेप्लिकेशन फॉर्क है और ये वाई फॉर्क रेप्लिकेशन से न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होंगे। तो ये किस तरह से होगा? तो 5 एंड, यहाँ पर ये 3 एंड इस तरह से होता है, ये 3 एंड, ये 5 एंड इस तरह से डीएनए में, पैरेंटल डीएनए में हमें दिखाई देता है। ये टेम्पलेट स्टैंड है और ये टेम्पलेट स्टैंड पर ये न्यूली डीएनए सिंथेसाइज होते हैं। इस तरह से ये डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार होंगे और ये डीएनए मॉलिक्यूल्स कुछ इस पैरेंटल डीएनए की जैसे ही होते हैं। तो इस अमल को हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वो डीप में होंगी। तो चलिए, इसके बाद वाटसन एंड क्रिक ये 2 साइंटिस्ट थे और इन्होंने दुनिया को ये बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन 3 मेथड से होता होगा, लेकिन उन 3 मेथड में से सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये उन्होंने बताया था। अब यहाँ पर ये 3 जो मेथड है, कंजर्वेटिव मेथड, डिस्पर्सन मेथड और सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब ये किस तरह से है? तो कंजर्वेटिव मेथड कुछ इस तरह से होता है। ये पैरेंटल डीएनए है, इस पैरेंटल डीएनए से 2 डीएनए होते हैं और ये डीएनए किस तरह से होते हैं? तो ये पैरेंटल डीएनए यहाँ पर एक तैयार होता है, दूसरा न्यू डीएनए यहाँ पर तैयार होता है। अब डिस्पर्सन मेथड के अंदर क्या होता है कि 50% यहाँ पर न्यू डीएनए होता है और 50% पैरेंटल डीएनए की खुसूसियत वहां पर दिखाई देती है, तो इसे कहेंगे डिस्पर्सन मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड किस तरह से होता है? तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये वाटसन एंड क्रिक ने कहा था। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है? 1 स्ट्रैंड ऑफ न्यू डीएनए एंड सेकंड स्ट्रैंड पैरेंटल डीएनए। तो यहाँ पर एक जो स्ट्रैंड होता है, ये स्ट्रैंड होता है न्यू डीएनए का और दूसरा स्ट्रैंड होता है पैरेंटल डीएनए का। तो इस तरह से यहाँ पर ये न्यू डीएनए सिंथेसाइज होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसको कंफर्म किया था मेसलसन एंड स्टॉल। मेसलसन और स्टॉल नामी साइंटिस्ट ने 1958 के अंदर इसको कंफर्म कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए ही होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन कब और कहां पर होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के वक्त में सेल साइकिल में होता है, सेल साइकिल में होता है। सेल साइकिल के एस फेज के इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि डीएनए है, डीएनए के 2 फंक्शंस होते हैं और वो 2 फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शंस है हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन, दूसरा है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन।
तो सबसे पहले हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन क्या होता है। तो हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें डीएनए खुद दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, उसे हम कहते हैं हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। अब ये हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये डीएनए है और ये डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है केमिकल मॉलिक्यूल्स को, और केमिकल मॉलिक्यूल्स को अगर वो सिंथेसाइज करता है तो ये फंक्शन कहलाएगा हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। इसकी एग्जांपल है डीएनए सिंथेसिस ऑफ आरएनए। डीएनए क्या सिंथेसाइज करता है? आरएनए सिंथेसाइज करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल है डीएनए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए प्रोटीन को भी सिंथेसिस करता है और इसे कहेंगे ट्रांसलेशन। तो ये जो दोनों एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल आती है डीएनए के हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन के अंदर। अब दूसरा ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। ऑटो कैटालिटिक फंक्शन क्या होता है? तो ऑटो कैटालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने ही जैसे डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, उसे हम कहेंगे ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। और इस ऑटो कैटालिटिक फंक्शन में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इसकी एग्जांपल होती है। तो इस तरह से ये दो फंक्शन है डीएनए के। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की जो टोटल 9 स्टेप्स है, वो टोटल 9 स्टेप्स को एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेप्स है, वो सबसे पहली स्टेप्स है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त में न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करने की जरूरत होती है। जिनमें रेप्लिकेशन होगा वो न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव करना जरूरी है। तो उसको किस तरह से एक्टिव किया जाता है और वो न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। DAMP, डीऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को एटीपीस यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट और फॉस्फोरिलेज एंजाइम के जरिए एक्टिव किया जाता है। तो जब एक्टिव किया जाता है तो डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ही हो जाता है, डी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट ही हो जाता है, डी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से ये एक्टिव न्यूक्लियोटाइड होते हैं या तैयार यहाँ पर जो तो इस तरह से एक्टिव न्यूक्लियोटाइड हमें दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो हमारी मेन स्टेप्स है, वो मेन स्टेप्स है सेकंड वाली, पॉइंट ऑफ ओरिजिन या इनिशिएशन पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ओरिजिन पॉइंट्स, ये ओरिजिन पॉइंट्स डिपेंड करते हैं सेल पर। सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक अगर सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? सिंपल डीएनए उसमें होता है, उसके बाद स्मॉल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और सिर्फ एक ही ओरिजिन पॉइंट उसके अंदर दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सर्कुलर डीएनए है, और ये सर्कुलर डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक ओरिजिन पॉइंट हमें दिखाई देता है। ये एक ओरिजिन पॉइंट इस तरह से यहाँ पर होता है, और ये डीएनए की जो डायरेक्शन है, ये डीएनए की डायरेक्शन रेप्लिकेशन इस तरह से इस डायरेक्शन में जो है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हुआ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन की यहाँ पर ये थीटा रेप्लिकेशन होता हुआ हमें दिखाई देता है, थीटा टाइप में रेप्लिकेशन होता हुआ हमें दिखाई देता है। इस तरह से ये रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए काफी लॉन्ग होता है, तकरीबन 2 मीटर का वो डीएनए होता है, और लीनियर ये डीएनए हमें दिखाई देता है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसके अंदर जो ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट जो है तो एक से ज्यादा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर होते हैं। तकरीबन ये ओरिजिन पॉइंट का जो डिस्टेंस है 20,000 न्यूक्लियोटाइड टू 2 लाख न्यूक्लियोटाइड।
तो ये जो है तो 20,000 से लेकर 20 लाख न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में या डिस्टेंस पर ओरिजिन पॉइंट डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुई दो स्टेप्स हमारी, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरी पॉइंट ऑफ ओरिजिन या इनिशिएशन पॉइंट। तो ये दो स्टेप्स हम यहाँ पर देख चुके हैं। स्टेप्स है निक कट इन डीएनए, डीएनए को कट करना। तो इस स्टेप में डीएनए हेलिक्स को कट किया जाता है ताकि उसको अनवाइंड किया जाए। उस जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो वायर होता है, उस वायर के अंदर पेच होते हैं, तो उस पेच को निकालने के लिए, उसको अनवाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बीच में से कट करना पड़ता है। और कट करने के बाद में फिर उसको हम वायर को खींचते हैं और खींचने के बाद में वो वायर अनवाइंड होता है, वो खुलता है। सेम इसी तरह से अगर इसको अनवाइंड करना है तो अनवाइंड करने के लिए, इसको खोलने के लिए हमें एक कट देना पड़ेगा और हेलिक्स से हम कट देंगे। ये डीएनए हेलिक्स है, इसको हम कट करेंगे। और कट कैसे करते हैं, हम इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए इस डीएनए हेलिक्स को हम कट करते हैं। तो ये चौथी स्टेप में हमने देखा कि डीएनए हेलिक्स को कट दिया जाता है ताकि उसको अनवाइंड किया जाए, इसको खोला जाए। तो वो कैसे कट देते हैं, हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। अब थर्ड स्टेप इस तरह से हो गई। अब इसके बाद हमको देखना है फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप क्या है, तो फोर्थ स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स को खोलने का जो प्रोसेस है, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को खोलने का प्रोसेस जो है तो चौथी स्टेप में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये हमने कट किया और कट करने के बाद चौथी स्टेप है। चौथी स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम सपोज ये कट है, कट किया हुआ डीएनए है, तो ये कट किए हुए डीएनए को हमको अब इसको खोलना है। तो खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो नाइट्रोजिनस बेसेस है, वो नाइट्रोजिनस बेसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। और वो एंजाइम कौन सा होता है, हेलिकेज एंजाइम होता है। इस हेलिकेज एंजाइम के मदद से हम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। इसी हेलिकेज एंजाइम को और रैप प्रोटीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने हेलिकेज की मदद से ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस में पाए जाने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, उसको तोड़ दिया। और तोड़ देने के बाद में कुछ इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये आप जो तो अनवाइंड डीएनए हमें हासिल होता है। और ये अनवाइंड डीएनए इस तरह से चौथी स्टेप में हमें हेलिकेज की मदद से हासिल होता है। जैसे कि हमने चौथी स्टेप में देखा है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को अनवाइंड किया जाता है, उसको खोला जाता है। और खोलने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क तैयार नहीं होती है। तो हमें वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क तैयार करना है। तो हम वो किस तरह से तैयार करेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि अनवाइंड जो डीएनए है वो हो सकता है कि आपस में मिल जाए, या इधर इसके दो सिरे चल जाए, इस तरह से हो सकता है। तो अब इसको हमें वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर SSBP, ये जो एंजाइम्स है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। SSBP क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का हम इस्तेमाल करते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इस्तेमाल करने के बाद ये जो अनवाइंडिंग, यहाँ पर जो ये खुला हुआ डीएनए का जो हेलिक्स है, ये डीएनए का हेलिक्स वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क में तब्दील होता है। अब ये क्या करता है कि इसको बाइंड करके रखता है, और बाइंड करने की वजह से ये आपस में इसको मिलने नहीं देता है सिरों को। और इस तरह से यहाँ पर वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क तैयार होती है। तो ये हुई इसकी पांचवी स्टेप, यूज ऑफ SSBP। SSBP का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क तैयार करते हैं। अब छठी जो स्टेप है, तो छठी स्टेप क्या है, रिलीज टेंशन ऑफ अनवाइंडिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि हम कोई वायर लेते हैं जो एक दूसरे के दरमियान में रैप किया हुआ है, लपेटा हुआ है, वो वायर हम लेते हैं, तो उसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो खोलने की वजह से क्या होता है कि आगे की जो उसके लिपटे हुए सिरे हैं, वो लिपटे हुए सिरे में क्या होता है, टेंशन पैदा होता है। तो सेम यहाँ पर भी जब ये
वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क तैयार होती है। ये बाइंडिंग प्रोटीन जब इसको खींचते हैं तो खींचने की वजह से क्या होता है कि इसके जो सामने के हेलिक्स है, इस सामने के हेलिक्स पर टेंशन क्रिएट होता है, और जब ये टेंशन क्रिएट होता है तो ये क्या होते हैं, कॉम्प्रेस्ड होते हैं, और इस तरह से ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से यहाँ पर टेंशन पैदा होता है। टेंशन पैदा ज्यादा अगर हो गया वहां पर तो क्या होगा, डीएनए टूट भी सकता है। तो ये टेंशन को रिलीज करने के लिए क्या किया जाता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, या इसे हम कहते हैं डीएनए गायरेज। तो डीएनए गायरेज ये नामी एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद में क्या होता है कि ये हेलिक्स का टेंशन यहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो इस तरह से ये टेंशन को रिलीज किया जाता है काय की मदद से, टोपो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। तो इस तरह से ये हुई छठी स्टेप। अब इसके बाद सातवीं स्टेप की अगर हम बात करें तो सातवीं स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स किस तरह से तैयार होता है। तो आरएनए प्राइमर्स अगर हमें तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीएनए लेंगे, और ये टेम्पलेट डीएनए किस तरह से है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम पहला जो स्ट्रैंड है, सेकंड स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से यहाँ पर ये एक हम पैरेंटल डीएनए लेंगे। और ये पैरेंटल डीएनए किस तरह से है, तो यहाँ पर वाई शेप रेप्लिकेशन फोर्क भी है, यहाँ पर ये तैयार हो चुकी है। आपको पता है कि यहाँ पर ये वाई फोर्क यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो डीएनए प्राइमेज, ये एंजाइम होता है डीएनए प्राइमेज। डीएनए प्राइमेज का काम होता है आरएनए प्राइमर को तैयार करना। और इसकी बात अगर हम करें तो ये होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, प्राइमर्स जहां पर तैयार होगा तो प्राइमर्स किस तरह से तैयार होगा, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर इसकी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये 5 प्राइम हुआ, और इसी 5 प्राइम पर ये प्राइमर्स तैयार होता है, आरएनए प्राइमर्स इसी पर तैयार होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन भी किस तरह से होगी, 5 टू 3 की तरफ, 5 टू 3 की तरफ। तो यहाँ पर एक प्राइमर्स डिसकंटिन्यू, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पर ये तैयार होगा। एक प्राइमर्स आरएनए प्राइमर्स यहाँ तैयार होगा, दूसरा आरएनए प्राइमर्स यहाँ तैयार होगा, तीसरा आरएनए प्राइमर्स यहाँ पर तैयार होगा। तो इस तरह से आरएनए प्राइमर्स डीएनए पर तैयार होते हैं। ये लीडिंग टेम्पलेट है और ये लैगिंग टेम्पलेट, लैगिंग टेम्पलेट, ये लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से आरएनए प्राइमर्स डीएनए प्राइमेज की वजह से तैयार होते हैं। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की 8वीं स्टेप देखेंगे। 8वीं स्टेप क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड। लीडिंग और लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड किस तरह से तैयार होते हैं। 7वीं स्टेप में हमने देखा था कि आरएनए प्राइमर तैयार होते हैं, और आरएनए प्राइमर किस तरह से तैयार होते हैं, तो आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही तैयार होते हैं। तो ये यहाँ पर आरएनए प्राइमर है, और आगे इस आरएनए प्राइमर से डीएनए पॉलीमरेज के मदद से डीएनए स्ट्रैंड तैयार होते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से यहाँ पर तैयार होता है, और ये कौन सी डायरेक्शन में तैयार हो रहा है, याद रखना है आपको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में यहाँ पर जो है तो ये डीएनए तैयार होते हैं। और यहाँ पर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स तैयार हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार हो रहा है, ये कंटिन्यूअस तैयार हो रहा है, कंटिन्यूअस ये यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इसको कहेंगे हम लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पर भी जो है तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही जो है तो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ये फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं, टुकड़े तैयार होते हैं, और ये फ्रैगमेंट्स तैयार होकर यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट्स कैसे तैयार हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर कंटिन्यूअस तैयार होते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं,
और इसलिए हम इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और ये फ्रैगमेंट्स को कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स इसको कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये लैगिंग स्ट्रैंड तैयार होता है और लीडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार होता हुआ हमें दिखाई देता है। डायरेक्शन याद रखना है आपको, हमेशा डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, इस तरह से यहाँ पर डायरेक्शन होती है। अब लास्ट स्टेप हम देखेंगे। लास्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स किस तरह से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ये 8वीं स्टेप के बाद में 9वीं स्टेप है। ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये लीडिंग स्ट्रैंड है। अब आगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से क्या होता है कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ये जो आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर को रिमूव यहाँ से कर देता है। आरएनए प्राइमर यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। आरएनए प्राइमर यहाँ से रिमूव होते हैं, काय के जरिए? एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए। और इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये जो है तो कैसे तैयार हो रहा है, तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ गया, और कैसे गया? टुकड़ों में फ्रैगमेंट्स यहाँ पर तैयार हुए। और इसकी बात अगर हम करें 3 प्राइम टेम्पलेट पर, 3 प्राइम वाले टेम्पलेट पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में जो है तो फ्रैगमेंट्स डीएनए का तैयार होता है। तो इसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड। और इसके बाद एक दूसरा और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? डीएनए लाइगेज क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ये मिला देता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो है सील हो जाती है, मिल जाती है, और मिलने की वजह से यहाँ पर ये पूरी तरह से डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, या न्यूली सिंथेसाइज डीएनए यहाँ पर तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स का नाम है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को सील करता है, जोड़ता है, और इस तरह से यहाँ पर न्यू डीएनए तैयार होते हैं। तो ये हुई 9वीं स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर इस तरह से तैयार होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से यहाँ पर ये 2 डीएनए तैयार होते हैं। तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन की 9 स्टेप देखी है। उस 9 स्टेप को हम इस डायग्राम की मदद से रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्टेप थी वो थी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को एक्टिव किया जाता है, और एक्टिव करने के लिए एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। और एक एंजाइम फॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है, वो फॉस्फोरिलेज एंजाइम के जरिए डीएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी थी। सेकंड स्टेप की बात अगर हम करें तो सेकंड स्टेप थी ओरिजिन पॉइंट। डीएनए में कई सारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं, तो उस ओरिजिन पॉइंट का इंतखाब करना, उसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद में जो तीसरी स्टेप होती है वो तीसरी स्टेप थी निक एंड कट। उस ओरिजिन पॉइंट से कट करना, और कट करने के बाद में जो है तो इसको अनवाइंड किया जाता है। कट कौन से एंजाइम से किया था? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए को कट किया जाता है। फिर चौथी स्टेप क्या थी? तो चौथी स्टेप थी डीएनए अनवाइंड करना, यानी डीएनए को खोलना, अनवाइंडिंग डीएनए की करना। तो वो अनवाइंडिंग काय के जरिए की जाती थी? हेलिकेज एंजाइम के जरिए। तो हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है?
और हेलिकेज एंजाइम का काम होता है वे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये डीएनए आपस में भी मिल सकता है या तो फिर ये आउटसाइड भी जा सकता है। तो इसको एक जगह पे रखने के लिए, इसको स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ पर प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है 5वीं स्टेप में, और वो प्रोटीन है SSBP प्रोटीन। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है और वो इस तरह से होता है। यहाँ पर इसके ये आउटर एंड पर यहाँ पर ये प्रोटीन होते हैं। ये हमारी 5वीं स्टेप थी। और जब ये 5वीं स्टेप में यहाँ पर ये इसको स्ट्रेट करता है, तो स्ट्रेट करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार होती है। रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पर तैयार होती है। तो इस तरह से ये 5वीं स्टेप हमारी थी। 6ठी स्टेप के अंदर क्या होता है, तो 6ठी स्टेप के अंदर हमने देखा है कि ये यहाँ पर ये वाई शेप फॉर्क जब बनती है, तो वाई शेप फॉर्क बनने की वजह से इस हेलिक्स पर टेंशन आता है और टेंशन आने की वजह से वो टूट भी सकते हैं। तो ये टेंशन रिलीज करने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। वो एंजाइम्स होता है टोपोआइसोमरेज। तो ये टोपोआइसोमरेज ये हेलिक्स का टेंशन रिलीज करता है। तो ये हुई हमारी 6ठी स्टेप। अब 7वीं स्टेप की अगर हम बात करें तो 7वीं स्टेप क्या होती है, तो 7वीं स्टेप है हमारी आरएनए प्राइमर तैयार होता है। तो आरएनए प्राइमर कहां पर तैयार होता है, तो आपको पता है आरएनए प्राइमर हमेशा डीएनए के 3 प्राइम पर ही तैयार होता है। तो यहां पर ये 3 प्राइम है और ये 3 प्राइम पर डीएनए प्राइमर तैयार होता है। तो इस तरह से ये डीएनए प्राइमर तैयार हुआ। और ये डीएनए प्राइमर कौन तैयार करता है, तो एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है डीएनए प्राइमेज। ये डीएनए प्राइमेज यहाँ पर आरएनए प्राइमर को तैयार करता है। तो ये जब आरएनए प्राइमर तैयार होते हैं तो हमेशा ये 3 प्राइम से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर तैयार होता है। तो ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर तैयार हो गए इस तरह से। यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार होते हैं कौन से स्ट्रैंड पर, ये 5 प्राइम स्ट्रैंड पर जो है तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार होते हैं। हमेशा ये 3 प्राइम पर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के साथ साथ यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन से फिर ये यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम पर जो है तो बनना शुरू होता है। तो इस तरह से ये हुई हमारी 7वीं स्टेप। अब इसके बाद 8वीं स्टेप आती है हमारी। 8वीं स्टेप क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड किस तरह से तैयार होते हैं, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पर ये जो आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर से यहाँ पर एक स्ट्रैंड तैयार होता है इस तरह से 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये स्ट्रैंड तैयार हुआ, डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर ये तैयार होता है। और ये डीएनए स्ट्रैंड किस तरह से तैयार हो रहा है, तो ये तैयार होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए यहाँ पर ये डीएनए बेस पेयर तैयार होते हैं। यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में डीएनए बेस पेयर तैयार होंगे यहाँ पर। और इस फ्रेगमेंट्स को नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इसको कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये हुआ लीडिंग स्ट्रैंड, ये हुआ लीडिंग स्ट्रैंड, और ये हुआ लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पर ये हुआ लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड इसको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो डीएनए बेस पेयर यहाँ पर तैयार होंगे तो ये कैसे तैयार होते हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार होते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पर ये तैयार होते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार होता है। और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ये तैयार होता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से यहाँ पर ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड वाली ये स्टेप भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम लास्ट स्टेप देखेंगे और लास्ट स्टेप है न्यू डॉटर डीएनए सिंथेसाइज। न्यू डीएनए किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं। तो 9th स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आरएनए प्राइमर है, ये जो आरएनए प्राइमर है
ये आरएनए प्राइमर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के जरिए रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने के बाद में यहाँ पर फिर से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आता है, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए बेस पेयर यहाँ पर तैयार करता है, और इस तरह से ये जो है तो इसकी जगह डीएनए बेस पेयर तैयार होते हैं, और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में डीएनए स्ट्रैंड तैयार होता है। और जब कंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड तैयार होता है और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में डीएनए तैयार होता है, इसके बाद डीएनए लाइगेज ये एंजाइम क्या करता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर ये सील करता है, और सील पूरी तरह से हो जाते हैं, और सील होने के बाद में न्यू डीएनए सिंथेसाइज होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डीएनए सिंथेसाइज होता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये लीडिंग स्ट्रैंड। इस तरह से यहाँ पर ये आपस में मिलते हैं, और ये लीडिंग न्यू डीएनए तैयार होता है। इसी तरह से यहाँ पर ये ओल्ड टेम्पलेट पैरेंटल टेम्पलेट है, और उसके बाद में यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ये तैयार हो रहा है, और बाद में ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार होता है। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तैयार हुआ, और ये हुआ लैगिंग न्यू डीएनए। इस तरह से यहाँ पर दो डीएनए सिंथेसाइज होते हैं, जिसमें 50% एक स्ट्रैंड, यानी एक स्ट्रैंड अगर हम बात करें 50% कैरेक्टर्स या खुसूसियात जो है तो पैरेंटल होती है, और 50% यानी एक स्ट्रैंड इसका ये न्यू सिंथेसाइज होता है। ये न्यूली सिंथेसाइज जो है तो डीएनए होता है। इस तरह से दोनों खुसूसियात 50-50% यानी 50% यानी एक स्ट्रैंड जो है तो पैरेंटल होता है, और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होता है, और इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में होता है।